तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है साइंस के, उसके प्रैक्टिस सेशन को जारी करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर, पुतली पर, कॉर्निया पर या परितारिका जिसे आइरिस बोला जाता है। तो जो मानव नेत्र का भाग होता है, किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए आइज है, तो ये जो रेटिना होती है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, जिसके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। आगे देखते हैं। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों कथन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कार्निया के माध्यम से होकर प्रवेश करता है, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और तीसरा देखते हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये बिल्कुल करेक्ट कथन है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं। कभी कभी अधिक वायु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तो अब देखेंगे, यह व्यक्ति जब उसकी जो नजरिया मतलब व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है वह दुधिया या धुंधला हो जाता है, तो किसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। तो यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष से, मोतियाबिंद से या जरा दृष्टि दोष से। तो यह व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित होता है। लेंस जो होता है इसमें दुधिया और धुंधला हो जाता है, जिससे जो नेत्र दृष्टि होती है उसमें कमी आ जाती है। तो आगे देखेंगे। निकट दृष्टि दोष के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो यह कथन हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा कथन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के पीछे बनता है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। जिसमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है, तो अवतल लेंस इसको उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष की बात हो रही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन है सत्य है, तो इसमें देखेंगे, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में ये सही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी करेक्ट है। और तीसरा भी इसमें करेक्ट है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पक्षमाभी पेशियां सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, इनके धीरे धीरे दुर्बल होने पर, पतले इनके धीरे धीरे कमजोर होने पर क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। तो नेत्रदान जब भी हम करते हैं या कोई भी नेत्रदान करता है, तो उसका जो प्रत्यारोपण यानी कि दान देने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है। तो कार्निया होता है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी नेत्रदान होता है तो उसमें से कार्निया को निकाला जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश यदि प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है यानी कि मुड़ता है। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक जो विक्षेपित होता है बैगनी रंग, और सबसे कम जो विक्षेपित होता है लाल रंग। ये सबसे कम विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है यानी कि मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच तो इसमें देखेंगे कितने समय का अंतर होता है। तो ऑप्शन है 15 मिनट, 60 मिनट, 2 मिनट या 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समस्त समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, तभी नहीं होगा इसमें। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये करेक्ट होगा, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना ये भी सही होगा, लेकिन जो तारों का टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो इस प्रकार हमारा 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो ये देखेंगे क्यों काला दिखाई देता है, कि जब पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ही प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता है। और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। आगे देखते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसी इसमें देखेंगे कारण भी सही है और उसका कथन भी सही है, और कथन का व्याख्या करता है कारण। तो देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो नीचे दिया गया है कारण, वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब यहाँ पे देखेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। जबकि विद्युत धारा मापने की जो यंत्र होती है वो एमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर के सिर्फ तीसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमारा जो सही, आप देखेंगे हम एमीटर क्या होता है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर अगर देखेंगे तो परिपथों की जो विद्युत मापने के लिए, जो विद्युत परिपथ होते हैं, परिपथ की विद्युत परिपथों की विद्युत मापने के लिए, मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 3, डी। केवल 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बैटरी अथवा सेल, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पे पूछा है बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल या आंतरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बैटरी अथवा सेल से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं। समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। उपरोक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है? तो यहाँ देखेंगे, जो समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विभवांतर होता है, पहले देखेंगे 1827 में, 1800 1827 में देखेंगे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम था साइमन ओम, साइमन ओम, जिसे ओम का नियम दिया गया है। साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा यानी कि आई जिसे बोलते हैं, तथा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है यानी कि वी, विभवांतर वी विद्युत धारा आई, इसमें इन्होंने परस्पर संबंध का पता लगाया था। और एक विद्युत परिपथ में अगर देखा जाए तो धातु के तार के दो सिरों, धातु के तार के, ये मान लीजिए धातु का तार है, इसके दो सिरों, दो सिरों के बीच विभवांतर जो होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो सीधा सीधा इसका बोल सकते हैं कि जो वी होता है विभवांतर प्रोपोर्शनल टू आई होता है।
V प्रोपोर्शनल टू I, या इसे हम लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, कांस्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक भी बोलते हैं हिंदी में, नियतांक। अब इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे देखेंगे जो R होता है, R एक नियतांक होता है। R क्या है? R कांस्टेंट होता है। तो ओम का जो फार्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो R दिया गया है नियतांक है, जिसे तार का रजिस्टेंस बोला जाता है। R क्या है? R को रजिस्टेंस बोला जाता है, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, और ओम को इस तरह से, यहाँ पे देखेंगे ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यह जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ओम के नियम को परिभाषित करता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, किसको? प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रतिरोध को दोगुना करने पर विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे आधी हो जाती है। तो किसी भी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है, वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि ये यहाँ से समझ सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे देखेंगे ये विद्युत धारा हो गई, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है का। और उसके बाद देखेंगे यदि प्रतिरोध अगर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर हमारा होता है ओम का नियम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर नीचे आ जाएगा V के, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हमारा हो जाएगा। जहाँ पे आई क्या है? आई विद्युत धारा है, V क्या है? विभवांतर है, और आर क्या है? रजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? यह आधा हो जाता है V अपॉन आर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो यहाँ पे हमारा तीनों आंसर करेक्ट होगा, तीनों कथन। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक, दो और तीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो घरों में विद्युत परिपथ होता है वह पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में, पैरेलल श्रेणी में लगाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं? तो नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भरी जाती हैं। तो यहाँ पे केवल एक और तीन हमारा सही होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, केवल एक और चार नहीं, केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, प्रभावित नहीं होगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 4 गुनी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी आइए देखते हैं। तो विद्युत शक्ति की बात करते हैं, तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू होता है, विद्युत शक्ति का फार्मूला देखेंगे तो विभवांतर यानी कि V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। तो यानी कि लिख सकते हैं हम इसको, विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू वी आई। विद्युत शक्ति को पावर यहाँ पे लिख सकते हैं, P से डिनोट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। V क्या है? V विभवांतर है, और I क्या है? विद्युत धारा है। यदि विद्युत धारा या विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए 2V कर दिया जाए और यहाँ पे 2I कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो P इज इक्वल टू आएगा हमारा, ये 4VI निकल के आएगा, 4VI। अर्थात यहाँ पे जो विद्युत शक्ति होगी वह 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 4 गुनी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हेनरी ऑस्टेड, फैराडे, वोल्टा। करेक्ट आंसर होगा ऑस्टेड ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? किन अंगों के द्वारा? मस्तिष्क, वृक्क, हृदय, यकृत। तो करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क और हृदय के द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना परिघटना है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी है? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है किसके प्रति? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। आगे देखते हैं, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे दृष्ट धारा यानी कि जो डीसी होता है, देखेंगे डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी कि अल्टरनेट करंट एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त इसमें सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना है। पिछला वीडियो नहीं देखा आपने तो पिछला वीडियो देख लेंगे, आप सभी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।